जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पहले तो हम आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि मैं 10 मिनट लेट हो गया। किसी खास कारण बस थोड़ा एक मीटिंग में व्यस्त था और वहाँ से चल करके अपने स्टूडियो तक यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसके लिए लेट हो गया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम उस मुद्दे पर जिस पर आज आपसे बात करनी है। मेरे दोस्तों, बहुत थोड़ी सी ब्रीफ दिया था कल मैंने द कश्मीर फाइल पे, जो इस समय टॉप पे चल रहा है कंट्रोवर्सी में। बहुत छोटा सा एक ब्रीफ दिया था कल, मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन मैंने कल आपसे यह भी कहा था कि मैं इस पर रिसर्च करूंगा और पूरी जानकारी हासिल करूंगा और फिर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए मैंने आज सुबह ही इसके बारे में मैंने टाइमलाइन पे डाल दिया था कि आज मैं द कश्मीर फाइल्स का ब्लैक एंड व्हाइट आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, आपके सामने आज द कश्मीर फिल्म के नाम पे इतना ज्यादा जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है, और यहां तक कि अपनी संसदीय मीटिंग में या संसद में नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे को भी उठाया, मतलब उस पर बोला भी, और ये बहुत सी बातें कही। उसमें ये भी एक है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, सामने आनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं बड़े आराम से आपका समय चाहता हूं, क्योंकि ये काफी गंभीर मसला है, बहुत ही गंभीर मसला है। इतना गंभीर मसला है कि जिसको आप समझेंगे तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। आपको खुद नरेंद्र मोदी से डर न लगने लगेगा। आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कि सचमुच पूरा भारत आज खतरे में आ चुका है। पूरे भारत पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह षड्यंत्र रचा गया है, उसी षड्यंत्र को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसे आराम से जब आप आराम से इसे सुनेंगे, तब इसको समझ पाएंगे। इसलिए मैं कोई जल्दीबाजी आज नहीं करूंगा। टाइम आपका बिल्कुल वही लगभग 1 घंटे का समय लूंगा, 40 मिनट से 50 मिनट का, और सारी बातें आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, जैसा कि हमें हमेशा आपसे प्रार्थना करते हैं, मैं मनमोहन मिश्रा लाइव अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपका स्वागत करता हूं, आपका आह्वान करता हूं कि आप भी जुड़ें अपने सवालों के साथ, अपने विचारों के साथ। और इसे अगर आपको लगे कि जो बातें मैं कह रहा हूं उसमें कुछ सच्चाई है या सचमुच भारत खतरे में है, तो आप इसे हर आदमी तक पहुंचाएं। आज कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे दोस्तों। मेरा अपना कोई विषय भी नहीं है कि मैं इसे आपके सामने एक पूरा करना है, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत समझदारी से, बहुत विवेक से सुनने की भी बात है और समझने की भी बात है और जानने की भी बात है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जनता पार्टी आज सत्ता में है। मोदी जनता पार्टी सत्ता में कैसे पहुंची? मोदी जनता पार्टी सत्ता में कैसे पहुंची? स्पेशली नरेंद्र मोदी कैसे सत्ता में पहुंचे और उनका
प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनका उद्भव कैसे हुआ राजनीति में, और धीरे धीरे वो कैसे आज तक अभी प्रधानमंत्री हैं, दुर्भाग्य से, देश के दुर्भाग्य से। और वो देश को ये बताते बताते कि हिंदू खतरे में है, पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाल दिया। लेकिन जब मैं अक्सर आप लोगों से बात करता था तो मैं आपको बताने की कोशिश करता था सिर्फ नरेंद्र मोदी के इतिहास से, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को मैं नरेंद्र मोदी के इतिहास के बाद का ही अध्ययन रखता था और वहीं से आपको बताने की कोशिश करता था। जब भी मैं आपसे लाइव होता था, आपके सामने अपनी बात रखता था, तो वो मेरी बातें जो होती थी वो नरेंद्र मोदी के 2002 के कार्यकाल से शुरू होती थी और उनके षड्यंत्रों से, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मतलब खून से सनी राजनीति करने वाले हमारे नरेंद्र भाई हैं। तो इसको मैं आप लोगों को बताया करता था। लेकिन जब ये कश्मीर फाइल्स फिल्म आती और चली जाती, कोई पता नहीं चलता, कोई इस पर इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये फिल्म अपने आप में एक कंट्रोवर्सी थी और इसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, शुरुआत की गई उसके प्रमोशन से। द कश्मीर फाइल का प्रमोशन शायद, जैसा कि कहते हैं और सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया कि कपिल शर्मा ने इसको प्रमोशन करने से इनकार कर दिया और उसी को लेकर के ये कंट्रोवर्सी शुरू की गई और बाद में ये कंट्रोवर्सी संसद तक पहुंची। नरेंद्र मोदी भी इसमें कूद पड़े और नरेंद्र मोदी ने बहुत सी बातें कही जो देश के लिए काफी सोचने लायक है और समझने लायक है। तो इसके लिए आपको मैं फिर से एक बार मैं आपको फिर से नरेंद्र मोदी का इतिहास, भोपू पकड़ने का 2002 से पहले के इतिहास से लेकर के और अब तक के बारे में बताऊंगा सिलसिलेवार, क्योंकि ये षड्यंत्र काफी, मैं हमेशा आपको कहता था कि मैं नरेंद्र मोदी से ही शुरू करता था, लेकिन जब इस फिल्म के सामने आने से, मोदी के समर्थन के बाद, भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल के बवाल मचाने के बाद जब इसका अध्ययन करने लगा तो मुझे पता चला मेरे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी यानी उसकी मदर पार्टी यानी उसकी मां जनसंघ, या बाप समझ लीजिए, मां तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें मां कोई है नहीं, बाप। तो भारतीय जनता पार्टी का बाप जनसंघ जो है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का बाप आरएसएस है, वो कब से षड्यंत्र कर रहा है भारत को कब्जे में लेने के लिए। जब इसके पीछे अध्ययन करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ये षड्यंत्र तो बहुत पुराना है। पहले से आपको पता होगा 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, संभवतः ऊपर नीचे हो सकता है। तो 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और आरएसएस की स्थापना इसलिए नहीं की गई और इसलिए नहीं हुई कि उन्हें भारत को आजाद कराना है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है, इसलिए नहीं हुई। वो इसलिए हुई कि उन्हें भारत को बांटना है और भारत को बांट करके हिंदू राज्य स्थापित करना है, ऐसा उनका परसेप्शन है। और उसके क्या माइनस क्या प्लस और दूसरी बातों पर आज बात नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे। लेकिन आज उन बातों पर कहते हैं कि उन बातों पर ही चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों कि आरएसएस का मंसूबा क्या था,
आरएसएस का मंसूबा आजादी नहीं था। आरएसएस का मंसूबा जब स्थापना की गई आरएसएस की, तब से ही हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करना था, अलग अलग करके देखना था। यहां तक कि उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि भारत अगर आजाद होगा तो भारत दो हिस्सों में होगा, भारत बट करके आजाद होगा। नरेंद्र भाई ने एक सवाल उठाया संसद में कि भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार कौन है। मेरे दोस्तों, जब अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और मेरे अध्ययन से भी आप, आज के इस लाइव से भी आप समझ जाएंगे कि इस आरएसएस की स्थापना भारत की आजादी के लिए नहीं हुई थी। आरएसएस की स्थापना भारत के बंटवारे के लिए की गई थी। हिंदू और मुसलमानों को बांटना और हिंदू राज्य की हिंदू देश की स्थापना करना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, यह उनका मकसद था। उसके लिए वो भारत के बंटवारे के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर के अपने संगठन का निर्माण किया था। इसीलिए बार बार मैं अक्सर जब देखता था तो मेरे सामने ये नजीर आता था, ये उदाहरण आता था कि टू नेशन थियरी भारत में अंग्रेजों को भी सामने रखने वाला, या अंग्रेजों से पहले इस बात को सोचने वाला कौन था। तो पता चला कि आरएसएस ही वो संगठन था जिसने भारत में टू नेशन थियरी दी, यानी अलग पाकिस्तान और अलग हिंदुस्तान की परिकल्पना की। यानी उसका मकसद ही हिंदुस्तान और भारत का बंटवारे के लिए आरएसएस का जन्म, आरएसएस का उद्भव, आरएसएस का विकास, आरएसएस की स्थापना मात्र भारत के बंटवारे के लिए की गई थी। तो मैं समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी इतिहास को पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, खास करके आरएसएस के इतिहास को पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। आरएसएस भारत के बंटवारे की मंशा से ही स्थापित किया गया था। एक बात क्लियर हो गई। नरेंद्र मोदी का वो जवाब आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार कौन थे। तो भारत के बंटवारे के लिए अगर कोई जिम्मेदार भारत में था तो वो टू नेशन थियरी देने वाली आरएसएस थी। अब सवाल उठता है कि टू नेशन थियरी के अलावा आरएसएस क्या चाहती थी। आरएसएस चाहती थी कि मुसलमान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने, मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएं और हिंदू भारत में रह जाएं, बाकी हिंदुस्तान में रह जाएं और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। यह उनकी मंशा रही होगी या थी, या ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब महात्मा गांधी के कारण या महात्मा गांधी के नाते या महात्मा गांधी के चलते, ऐसा कह सकते हैं कि भारत के बंटवारे के बाद भी जो मुसलमान यहां रहना चाहते थे स्वेच्छा से, वो रह गए। ठीक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की परिकल्पना अंग्रेजों की साजिश के साथ साथ पूरी जिम्मेदारी, पूरी परिकल्पना आरएसएस की थी। आरएसएस का वो मंसूबा नहीं पूरा हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटने के बाद भारत में मुसलमान रहें। ठीक है, यह बात आपके सामने अब क्लियर हो गई कि आरएसएस की स्थापना भारत के बंटवारे के लिए किया गया था, अंग्रेजों से मिलकर के। 1925 में, 1947 में भारत आजाद हुआ। इतने दिनों तक ये आरएसएस जो है वो अंग्रेजों के साथ मिलकर यही योजनाएं बनाते रहे कि कैसे भारत का बंटवारा किया जाए और कैसे हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग किया जाए, अलग अलग रहने के लिए। तो पहला जवाब,
भारत का बंटवारा आरएसएस ने करवाया, अंग्रेजों से मिलकर करवाया। इसके लिए टोटली आरएसएस जिम्मेदार है। लेकिन अब कहा कि लेकिन महात्मा गांधी के चलते ऐसा हो नहीं पाया। महात्मा गांधी के चलते भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी हिंदू कुछ वहां रह गए और मुसलमान कुछ यहां रह गए, जो स्वेच्छा से रहना चाहते थे। ये गले की फांस बन गया आरएसएस के लिए। यहां आरएसएस की योजना जो अंग्रेजों के साथ मिलकर बनाई गई थी, यानी भारत के बंटवारे की योजना जो आरएसएस ने मिलकर बनाई थी, इसीलिए अंग्रेजों की चड्डी पहनते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसीलिए अंग्रेजों की चड्डी पहनते हैं, अंग्रेजों की भाषा बोलते हैं, अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल्स वाले इंट्यूशन पे काम करते हैं आरएसएस वाले। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एक बात क्लियर हो गई कि नरेंद्र मोदी का यह जवाब मिल गया कि भारत का बंटवारा आरएसएस ने करवाया। भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार आरएसएस था, कोई और नहीं था, कोई और नहीं था। इवन गांधी जी भी नहीं थे, इवन नेहरू भी नहीं थे, कोई और नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों से मिलकर जो योजनाएं बना रहे थे भारत के बंटवारे के लिए, वो आरएसएस थी। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, आजाद होकर भारत का बंटवारा हुआ, कुछ यहां कुछ वहां मिली जुली संस्कृति रह गई, हिंदू वहां रह गए, मुसलमान यहां रह गए। यह अलग बात है कि वहां से बाद में हिंदू खत्म हो गए, क्या हुआ वो उस विषय पर आज मैं नहीं बोलूंगा। आज ये इस विषय पर बोलना है कि भारत में जब यह मंसूबा नहीं पूरा होने हुआ आरएसएस का, और महात्मा गांधी सामने आए और उन्होंने आरएसएस का यह मंसूबा नहीं पूरा होने दिया, तो आरएसएस ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। नाथूराम गोडसे आरएसएस का ही कार्यकर्ता था, आप जानते हैं। और सिर्फ वही गोली मारकर बंद नहीं हो गया, वो आगे आपको बताएंगे कि आरएसएस तब से लेकर, आरएसएस से प्रभावित लोग और आरएसएस तब से लेकर के आज तक, यहां तक कि महात्मा गांधी का पुतला बना बना करके उस पर गोलियां चलाते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जनता पार्टी में ही सांसद हैं, मंत्री हैं। यानी उनकी विचारधारा आप समझ गए होंगे। अब यह भी आप समझ गए होंगे कि आरएसएस का विंग, जो पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का पॉलिटिकल विंग जो है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के पास कई पॉलिटिकल विंग्स हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा ओवैसी एंड कंपनी है, तीसरा केजरीवाल एंड कंपनी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, वो आरएसएस के उस मंसूबे को पूरा करने का बीड़ा उठाया। आरएसएस पीछे से काम करती रही। आरएसएस गांधी के मारने के बाद भी आरएसएस का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। मुसलमान यहां से नहीं गए, मुसलमान रह गए। भारत में सरकारें बनी भारत के बंटवारे के बाद, और उसके बाद सरकारें चली, और जो भी हुआ वो आपके सामने है, उस पर कभी और बातचीत करेंगे। अब आरएसएस ने क्या किया, आरएसएस का क्या कि जो मंशा पूरी नहीं हुई, उसके लिए उसने आगे चल करके क्या क्या करना शुरू किया, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आपको पता होगा आरएसएस ने जनसंघ बनाई, जनता पार्टी बनाई, कोई उसे सफलता मिलती दिख नहीं रही थी। फाइनली उसने भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आरएसएस ने, अपने पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में किया। अब
आरएसएस पीछे से सामने कुछ लोगों को भेजकर, यानी पॉलिटिकल विंग बनाकर, पहले भी वो जनसंघ के रूप में, जनता दल पार्टी के रूप में कर रही थी काम, लेकिन सफलता उसे नहीं मिल रही थी। तो एक और नया नाम देकर के भारतीय जनता पार्टी के नाम से 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और अब आगे और अपने मंसूबों को कामयाबी पर लाने के लिए उसने कार्य करना शुरू किया। आपको पता होगा 1980 में स्थापना हुई। 1984 में जब चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली। एक हैनमगौड़ा का था और एक मेहसाणा का था। एक मेहसाणा गुजरात और एक हैनमगौड़ा, शायद हैनमगौड़ा जो आंध्र प्रदेश में। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। आरएसएस को निराशा हुई। आरएसएस उसके पहले काफी जहर बोना शुरू कर दिया था, अंदर गांव-गांव तक जाकर के जहर फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जब 1984 में उसे 2 सीट मिली तो उसे काफी निराशा हुई। उसने और कोशिशें की जहर फैलाने की, पूरी तरह से देश में जितना हो सकता था, जिस तरह से भी हो सकता था, उन्होंने जहर फैलाने की कोशिश करते रहे। मेरे दोस्त, 84 के बाद फिर 1989 में चुनाव होता है। 1989 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिली। ध्यान दीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिली। अब आरएसएस के मंसूबे पूरे होने वाले थे। आरएसएस का षड्यंत्र पूरी तरह से कामयाबी के दरवाजे तक पहुंच चुका था। आरएसएस जो करना चाहती थी वो अब उसके करीब पहुंच गए थे। घटनाक्रम को ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि घटनाक्रम जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मेरे दोस्त, 1989 में जब 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार, उस समय कांग्रेस की शायद सरकार बनने की सिचुएशन नहीं थी, दूसरे और भी बहुत से कारण थे। वीपी सिंह शायद बगावत करके कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव लड़े थे और थोड़ी बहुत सीटें उनको भी मिली थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस को मौका मिला कि अब उसके षड्यंत्र को इंप्लीमेंट करने का, यानी भारत में वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और जो चाहते थे पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करना भारत को, वो नहीं कर पा रहे थे। भारत मिलीजुली संस्कृति में विश्वास रखता था, या उसके पहले जिन्होंने भारत को चलाया वो उसमें विश्वास रखते थे, चाहे जो भी कारण रहा हो। लेकिन षड्यंत्र की बात, मैं आज सिर्फ षड्यंत्र की बात करूंगा। तो जब 1989 में 85 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली तो उन्होंने वीपी सिंह की सरकार बनवाई। पूर्ण समर्थन, यानी अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती तो वीपी सिंह की सरकार बनने का कोई चांस नहीं था। तो वीपी सिंह की सरकार खड़े होकर के बनवाई। उन्होंने सरकार में साझेदारी की, ये नहीं किया, ये छोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 85 सीटों के साथ वीपी सिंह की सरकार बनवाई। यहां तक आपको बात समझ में आ गया और क्लियर भी हो चुका है। मेरे दोस्त, फिर इन्होंने आगे इनकी योजना, क्योंकि इनकी योजना नफरत की राजनीति थी। आरएसएस का काम नफरत के बल पे राजनीति में हावी होना, या राजनीति पर कब्जा करना, या भारत की राजनीति पर कब्जा करना, या भारत के संसद पे कब्जा करना, ये योजना आरएसएस की थी। तो उन्होंने आगे क्या किया, अब समझिए, सुनिए। वीपी सिंह की सरकार चल रही थी और
उस समय वहां उसके पहले माने जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। बीपी सिंह की सरकार बनी, उस समय भी जगमोहन राज्यपाल थे। अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो जब जगमोहन वहां के राज्यपाल थे, पहले भी वो 84 से ही राज्यपाल, 84 से लेकर के 89 तक भी राज्यपाल वहां के थे, जगमोहन ही राज्यपाल थे। कुछ दिनों के लिए वहां एक जनरल, मिलिट्री के जनरल थे, जनरल केवी कृष्णराव। 16 जुलाई से लेकर के और 11 जनवरी तक के लिए वो राज्यपाल बनाए गए थे। थोड़ा सा छोटा सा कार्यकाल। 11 जनवरी तक के लिए राज्यपाल बनाए गए थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 19 जनवरी को फिर से जगमोहन जी, 19 जनवरी 1990 को जगमोहन फिर से राज्यपाल बन गए। ठीक है, योजना पहले से ही बना चुके थे। बीच में केवी कृष्णराव आए और फिर उनको रिप्लेस किया गया और फिर से जगमोहन को लाया गया। जगमोहन पहले कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए थे। अब देखिए मेरे दोस्त, घटनाक्रम 19 जनवरी को जगमोहन जी फिर से कार्यभार संभालते हैं राज्यपाल का जम्मू एंड कश्मीर में। और 19 जनवरी को ही, जिस पर यह फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स, उसका तांडव होता है। आपको आपको बिल्कुल बारीकी से कहने का मतलब, जगमोहन पहले थे, पहली प्लानिंग इनकी, ये अपने तरीके से जो भी किए होंगे कर चुके होंगे, और कुछ दिनों के लिए कृष्ण राव थे, वो हटे, फिर ये आए, और जैसे ही आए उस दिन से ही, जिस दिन आए उस दिन से ही वहां उग्रवादियों का तांडव शुरू हो गया। मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं पर अत्याचार, ब्राह्मणों पर अत्याचार जो भी हुआ वो जगमोहन जी के कार्यकाल में हुआ। मैं ये सिर्फ बताने के लिए, ये आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया से आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपके पास नहीं आया हूं। मैं ये बताने के लिए आपको बताना चाहता हूं कि ये योजना आरएसएस की थी। ध्यान से सुनिए, अब आगे चलते हैं। 19 जनवरी को जगमोहन जी फिर से राज्यपाल बनते हैं और 19 जनवरी को यह तांडव शुरू होता है। वहां मिलिटेंट्स का तांडव होता है, उग्रवादियों का तांडव होता है, वहां हिंदू भी मारे जाते हैं, मुसलमान भी मारे जाते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं, कई लाख लोग बेघर होते हैं, वहां से पलायन होता है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के बीच ये जब हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में थी और उनका ही एक राज्यपाल, उनका ही एक कार्यकर्ता राज्यपाल के रूप में जम्मू एंड कश्मीर में था। बड़ी आसानी से यह समझने में आपको देर नहीं लगेगी कि यह पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। अब समझिए, जो काम अधूरा रह गया था उस समय जब अंग्रेज जा रहे थे, तो 1925 से लेकर के 1947 तक जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के आरएसएस काम कर रही थी और भारत को बांट करके हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग करना चाहती थी, जो नहीं कर पाई थी, अब वो इस
के जरिए करना चाहती थी। इसके पहले वहां ब्राह्मण भी रहते थे और सभी सुखी थे, सभी आराम से थे, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन सत्ता की टोक, पूरी सत्ता भी नहीं, सत्ता की एक डोर आरएसएस के हाथ में क्या आई, खूनी तांडव शुरू हो गया। इसको आप बारीकी से समझिए। कहने का मतलब जो अधूरा सपना आरएसएस का रह गया था उस समय जब भारत का बंटवारा हुआ या जब भारत आजाद हुआ या भारत के आजादी से पहले इनकी स्थापना हुई, जो सपना देखकर इनकी स्थापना की गई, यह आरएसएस बना, वो सपना अधूरा रह गया था। उसको जगमोहन जी के जरिए पूरा करने की कोशिश शुरू हो गई। चलिए, अगर राज्यपाल वहां के वो थे, शायद मेरे ख्याल से उस समय मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जी थे, फारूक अब्दुल्ला थे, जो भी थे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अब उस समय एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड, कोई भी एक भी घटना नहीं होती अगर तत्काल मिलिट्री लगा दी गई होती, तत्काल एक्शन लिया गया होता, तत्काल सरकार एक्शन में आ गई होती तो। और सरकार को सर के बल एक्शन में आना ही पड़ता अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो, अगर जगमोहन एज ए राज्यपाल चाहते तो। लेकिन क्यों नहीं चाहे? क्योंकि यही काम तो करने के लिए जगमोहन गए थे और यही काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार बनवाई थी। यही काम तो उनका मकसद था। ठीक, यहां तक आप समझ गए। ये सोशल मीडिया से भी समझते होंगे, लेकिन इस षड्यंत्र को आरएसएस से जोड़िए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, तब समझिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो आप जानते हैं 1980 में हुई। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं था भारत को तोड़ना, भारत को तोड़ करके दो खंड करना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आरएसएस का सपना था। अब आरएसएस का सपना जगमोहन जी पूरा कर रहे थे। वहां खूनी खेल चल रहा था, तांडव हो रहा था, और यह खूनी खेल काफी दिनों तक, महीनों, 2 महीनों तक लगातार चलता रहा। लेकिन केंद्र की सरकार और हमारे राज्यपाल ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, से समर्थित सरकार थी, चाहते तो एक दिन यह शर्त रख देते, आज अगर मिलिट्री नहीं लगाई गई, आज अगर एक्शन नहीं हुआ तो मैं सरकार से समर्थन वापस लूंगा। उसी दिन वीपी सिंह की सरकार गिर जाती, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता या दूसरे की सरकार बनती, जो भी होता, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता तो राष्ट्रपति को सीधे वहां दखल देने का अवसर मिल जाता। जो काम राज्यपाल नहीं करना चाहते थे, जगमोहन नहीं करना चाहते थे, वो नहीं कर रहे थे, और वो काम कर रहे थे आरएसएस का, क्योंकि आरएसएस का डायरेक्शन यही था कि वहां नरसंहार किया जाए, वहां से हिंदुओं का पलायन करवाया जाए, वहां से हिंदुओं को भगाया जाए, और इसे बाद में मुद्दा बना करके अपनी 85 सीटों को सत्ता में परिवर्तित किया जाए। यह योजना आरएसएस की थी। बात समझ गए होंगे। यहां तक आप एकदम से क्लियर हो चुके हैं मेरे दोस्त। अब आगे थोड़ा सा और जब आप चलेंगे, आपको ये समझिए कि उस समय विश्वनाथ सिंह प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। वही मुफ्ती मोहम्मद सईद जिनकी बेटी, वो अलगाववादी नेता थे, लेकिन उनसे बीजेपी को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि तो वो तो चाहते ही थे कि ऐसा कुछ वहां किया जाए जिससे वहां उसे आधार बना करके भारत की के संसद पर, भारत की राजनीति पर कब्जा किया जाए।
उनकी मंशा लोगों को बचाने से नहीं थी। हिंदुओं के हो रहे पलायन या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से उनका कोई वास्ता नहीं था। उनके दिल में कोई पसीने नहीं छूट रहे थे, उनका दिल जरा भी रिस नहीं रहा था, उनकी आंखों में पानी मर गया था। वो चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। क्यों? अगर देख रहे थे और चुपचाप देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, इसका मतलब यह साजिश उनकी ही थी। इसके अलावा कोई और बात आप सोच सकते हैं क्या? अगर सोच सकते हैं तो बताइए। यह योजना ही उनकी थी और उनकी योजना इंप्लीमेंट हो रही थी जगमोहन जी के द्वारा, और मिलिटेंट्स काम कर रहे थे, उग्रवादी काम कर रहे थे, आतंकवादी काम कर रहे थे। वो इनका काम हो रहा था। इन्हें कश्मीरी हिंदुओं को बलि का बकरा बनाना था, उनकी बलि चढ़ा करके उनके लाशों पर खड़े होकर के वोट मांगना था, राजनीति करनी थी। इसके लिए वो सब कुछ होने दिया गया। और आपको आश्चर्य होगा, एक और आश्चर्य, जैसे आपको यह आश्चर्य हुआ होगा कि जिस दिन जगमोहन वहां कार्यकाल दोबारा संभाले, उसी दिन यह नरसंहार भी शुरू हुआ था। और दूसरा जो आश्चर्य आपको यह जानकर होगा मेरे दोस्तों, कि सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। और कब तक नहीं लिया? यह समझिए कि कब तक नहीं लिया। इन्होंने सरकार को लगातार चलने दिया। ये नवंबर में आकर के 1990 में नवंबर महीने तक जो भी वहां हुआ उस पर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं रिएक्शन किया, सरकार को भी चलने दिया, क्योंकि वो इनकी योजना थी। इसके लिए ये नवंबर तक सरकार को चलने दिया। बात यहां भी आरएसएस की सध नहीं रही थी। वहां नरसंहार हो गया, वहां पलायन भी हो गया, वहां जो होना था वो हो गया। उन पर इनको कोई दया नहीं आई, उन पर इनको कोई आंसू नहीं आया, उन पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नवंबर तक चलने दिया। फिर नवंबर में जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा, वो भी आरएसएस की योजना थी, तो जब रथ यात्रा निकाले, शायद लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया गया नवंबर में आकर के। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग साल भर बाद इन्होंने बीपी सरकार से समर्थन वापस लिया। मुद्दा था लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी। अब आप सोचिए मेरे दोस्त, यहां यह बात क्या क्लियर नहीं हो जाती कि हिंदुओं के नरसंहार से ज्यादा इनके लिए और कोई इनका मकसद था जिसका ये इंतजार कर रहे थे, राजनीतिक मकसद। इसीलिए इन्होंने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया, सरकार चलने दी। और तब जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले, जब उनके रथ यात्रा को रोका गया, तब सरकार से, और उनको गिरफ्तार किया गया, तब सरकार से इन्होंने समर्थन वापस लिया। ये इस दिन का इंतजार कर रहे थे। एक साल नियर अबाउट, 19 जनवरी से लेकर नवंबर तक नियर अबाउट एक साल ये इंतजार कर रहे थे कि इनकी मंसूबे, मतलब इनका मुद्दा जो है हाईलाइट हो जाए, लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर चलें वगैरह वगैरह, और फिर उसको रोका जाए। यानी ये अपने राजनीतिक मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस लिया, न कि हिंदुओं की
व्यथा पर, न कि हिंदुओं के आंसुओं पर, ना ही हिंदुओं के पर दया करके, ना ही हिंदुओं के पलायन पर, ना ही हिंदुओं के मारे जाने पर, कत्लेआम पर, इन सब बातों पर इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया। इन्होंने समर्थन 1 साल बाद लिया, वो भी पॉलिटिकल कारण से। उनको पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत थी। सरकार गिरने वाली थी, सरकार गिरनी थी, फिर से चुनाव होना था, इनको कुछ सीटें मिलनी थी, वगैरह वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हैं। कितना षड्यंत्र है इसमें मेरे दोस्त। जब इसको आप, और यह समझ लीजिए, मैंने पहले ही कहा कि नरेंद्र मोदी इसमें कूदे हैं, नरेंद्र मोदी ने इस बात की चर्चा की है, इसको उठाया है, तो बहुत अच्छा। मैंने कल कहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, कम से कम हर आदमी तक अब ये इतिहास भी पहुंच जाएगा कि आरएसएस और इनकी मंशा क्या थी, कब से इनके मन में विष भरा था, किस किस तरह से इन्होंने भारत को खतरे में डाला है, उसका इस्तेमाल किया है मात्र सत्ता हासिल करने के लिए। अब इसमें कोई आपको संशय हो तो बताइएगा। मेरे दोस्त, 2-3 महीनों तक वहां नरसंहार चलता रहा, वहां अत्याचार चलता रहा, इनको कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, इनको कोई आंसू नहीं निकले, और यहां तक कि साल भर लगभग सरकार चलती रही। और इन्होंने जिस मुद्दे पर, सबसे बड़ी बात आपको नोट करने वाली बात है, आपके दिमाग को खोलने वाली बात है कि इनके लिए कश्मीर में हो रहा नरसंहार कोई मुद्दा नहीं था। इनके लिए मुद्दा था आडवाणी का रथ और आडवाणी की गिरफ्तारी, और इसी का ये इंतजार कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने रथ यात्रा निकाली, इसीलिए जब वो गिरफ्तार हुए तो उस पर सरकार गिराई गई। सोचिए, आज जो द कश्मीर फाइल की प्रशंसा में जुटे हुए हैं, साथ खड़े हैं, या कहते हैं कि सच्चाई सामने आ रही है, मेरे ख्याल से तो अच्छा कर रहे हैं मेरे दोस्त। इसी बहाने और भी जो ऐतिहासिक बात, जैसे आज मैंने आज पहली बार 2002 के पहले के भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खंगालने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, और वह आपके सामने रखने की कोशिश की। यह कैसे होता? जब ये नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी नहीं बोलते, इस फिल्म पर बवाल नहीं होता, इसको सोशल मीडिया उनका जो आईटी सेल है इसको मुद्दा नहीं बनाता, तो हम भी नहीं इसके पीछे जाते। अब ये सामने जो आया है मेरे दोस्त, आप समझ सकते हैं कि भारत खतरे में है या नहीं। और ये वही पार्टी है, ये वही लोग हैं मेरे दोस्त, आरएसएस वही है, और आरएसएस का पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी वही है जो बंटवारा करवा करके भी हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करना चाहते थे। क्या अब सवाल उठता है, क्या इनके मन में आज भी यह चल रहा है कि भारत का एक और बंटवारा कर दिया जाए मुसलमानों को अलग करने के लिए, या मुसलमानों को मजबूर कर दिया जाए भारत छोड़कर जाने के लिए? क्या चल रहा है? और ये दोनों अगर षड्यंत्र आरएसएस के दिमाग में, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में चल रहा है, तो ये दोनों षड्यंत्र भारत को समाप्त कर देंगे। यही भारत के लिए मैंने कहा कि आज भारत सबसे बड़े खतरे से गुजर रहा है। भारत समाप्त भी हो सकता है, जैसे आज यूक्रेन तबाह हो रहा है, यूक्रेन खत्म हो रहा है, यूक्रेन का इतिहास मिट रहा है, यूक्रेन का वजूद मिट रहा है, उसी तरह से भारत का भी इतिहास मिट जाएगा, वजूद मिट जाएगा, अगर इन दोनों में से किसी भी षड्यंत्र को
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट करने मतलब लागू करने की कोशिश करती है तो, और आप खुद सोच के देखिए 20 करोड़ लोगों को यानी 20 करोड़ मुसलमान भाइयों का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्या करना चाहती है। यह अंतिम चरण चल रहा है, यह समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने षड्यंत्र में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं, चाहे कर बल छल किसी भी तरह से स्टेट टू स्टेट वो कब्जा कर रहे हैं। और मैंने एक बात और बताई है, यहां तक कि भारत के संविधान को भी खत्म करके नए संविधान लाने की, या भारत के संविधान को खत्म करके अमेरिकन डेमोक्रेसी या चाइनीज डेमोक्रेसी या इनकी मिलीजुली डेमोक्रेसी लागू करने की इनकी योजना है। अब वहां से ये सारी बातें जुड़ती दिख रही हैं मेरे दोस्त। अगर आप अपने देश के प्रति गंभीर हैं तो ये सोचिए कि अब एक राष्ट्रवादी होने के नाते, देशवादी होने के नाते आपका धर्म, आपका कर्तव्य क्या कहता है। इस बारे में कभी और बताएंगे, क्या आगे करना है उस बारे में कभी और बोलेंगे। लेकिन आज यही बताना चाहते हैं मेरे दोस्त कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का हिस्सा था। और मेरे दोस्त, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये अब वहां जो षड्यंत्र हुआ उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उठाया। यानी हिंदुओं के पलायन को मुद्दा बनाया। भले ही उस समय बीपी सिंह की सरकार चलने दी, आडवाणी के रथ यात्रा के बाद यानी आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने वापस लिया, लेकिन इनके लिए वो हिंदुओं का पलायन एक मुद्दा बना और उसका फायदा भी भरपूर इन्होंने आगे की राजनीति में उठाया, आगे के चुनावों में उठाया, उसे मुद्दा बनाया। मेरे दोस्त, आपको पता होगा, मैं कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी तो इस खिलाड़ी के बड़े क्या कहते हैं, गंभीर माहिर हैं, एकदम से माहिर हैं। पुलवामा में 44 सैनिकों को मरवाकर उनकी लाशों पर खड़े होकर के इन्होंने वोट मांगा और सत्ता में फिर से आ गए। तो ये इसके मतलब ट्रेंड खिलाड़ी हैं। लेकिन उसके पहले की ही बात अभी करते हैं मेरे दोस्त। जब 1990 के इस षड्यंत्र के बाद तब क्या हुआ? 1990 के आरएसएस के इस षड्यंत्र ने आरएसएस और उसके उसके मतलब पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। 1996 में इनके सीटें बढ़ी। 1996 में ये 13 दिन की सरकार बनाने में संसद में कामयाब हो गए। यानी इनकी योजना कामयाब हुई, यानी इनका षड्यंत्र काम करने लगा, यानी इनका षड्यंत्र काम किया इन्होंने। अब एक बात बताइए मेरे दोस्त, अगर आपके सामने कहीं कत्लेआम हो रहा है, 2 आदमी लड़ रहे हैं, कहीं लोग मर रहे हैं, आप क्या करोगे? उन्हें बचाओगे या अपनी राजनीति के लिए एक मुद्दा तैयार करोगे? क्या करोगे आप? मैं नहीं समझता कि कोई राष्ट्रवादी इस तरह का षड्यंत्र रच सकता है। अगर सीधे आरएसएस इस षड्यंत्र में, वहां जो हुआ नरसंहार, उस षड्यंत्र में शामिल नहीं थी, तो कम से कम इस षड्यंत्र में तो शामिल थी कि उसने वीपी सिंह की सरकार नहीं गिराई उसी समय, और उसी समय एक्शन में नहीं आई। आप समझ गए? फायदा 1996 में उठाया, 13 दिन की सरकार बनाई। फिर ये 1998 से 99 तक 13 महीने की सरकार बनाई और चलाई। और फिर
99 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी भारत में सरकार चलाए और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को बेचने की नींव रखी। भारतीय इंस्टीट्यूशन को बेचने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने ही भारत में की थी। आरएसएस का पॉलिटिकल विंग, मेरे दोस्त, आरएसएस भारत को बेच दे, भारत को टुकड़े कर दे, लेकिन आरएसएस को सत्ता चाहिए। अब आप कहेंगे आरएसएस तो सत्ता में नहीं है। आपके सामने जितने चेहरे भारतीय जनता पार्टी में हैं वो सब आरएसएस से हैं, यहां तक कि ओवैसी भी आरएसएस से है, यहां तक कि वो उसके मुस्लिम विंग का, आरएसएस में एक मुस्लिम विंग है तो उसके द्वारा ट्रेंड किए हुए हैं ये। उधर आप अरविंद केजरीवाल गैंग, वो भी आरएसएस का ही है। यह अलग बात है, किसी और दिन इस बात पर बात करेंगे। मैंने कहा था मेरे दोस्त, उस समय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, राज्यपाल जो चाहे कर सकते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह को तत्काल सरकार से गिराया जा सकता था, सरकार गिराई जा सकती थी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, तुरंत का तुरंत वहां एक्शन होता, मिलिट्री पहुंच जाती, रोका जा सकता था। नहीं किया गया क्योंकि इसको करके इसका फायदा उठाना था। इसको और थोड़ा सा आगे बताएंगे मेरे दोस्त। मतलब आरएसएस के ट्रेंड सोल्जर है नरेंद्र मोदी। जब 2002 में मुख्यमंत्री बने, 6 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो दंगा करवा दिया। कैसे दंगा करवाया? अपने ही हिंदुओं को, 59 कार्यसेवकों को मरवा दिया, जलवा दिया। उसके एवज में उसके नाम पर गोधरा में दंगा करवा दिया, गुजरात में दंगा करवा दिया और उसी दंगे में हजारों हिंदू मुसलमानों की जो मारे गए, उनकी लाशों पर खड़े होकर के चुनाव लड़ा। मात्र 6 महीने बाद चुनाव था, इसी के लिए तो यह हुआ। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे, ये संयोग था या प्रयोग? तो बाद में 6 महीने बाद चुनाव हुआ, चुनाव में उसी को गोधरा को मुद्दा बनाकर ये चुनाव लड़े और जीत गए, जबकि जीतने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और नरेंद्र मोदी 6 महीना काम किए थे, उसमें कौन सा तीर मार लिए होंगे कि उनको दोबारा उनके काम, उनके विकास को देख करके चुन लिया जाता। कहने का मतलब आरएसएस के ट्रेंड सोल्जर हैं नरेंद्र मोदी। मतलब जितनी खतरनाक आरएसएस है, मैं सोच रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी के मन में इतना जहर और इतना खतरनाक मंसूबे, इतनी खतरनाक चीजें कहां से आई हैं, कौन भरा है? अब समझ में आ रहा है। मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से आप लोगों के सामने रखता था, उसके बाद मैं कई बार ये आपको पूरी तरह सिलसिलेवार बता चुका हूं। चाहे वो गोधरा कांड हो, उसके 6 महीने बाद चुनाव, चाहे वो उरी कांड हो, उसके 6 महीने बाद चुनाव, 3 महीने बाद चुनाव, चाहे वो पुलवामा कांड हो, उसके 3 महीने बाद चुनाव। हर बड़ी घटनाओं के पीछे इनका हाथ होता है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होता है और बड़े बेशर्मी से ये उनकी लाशों पर खड़े होकर वोट भी मांगते हैं और जीत भी जाते हैं, क्योंकि ये भारत है। आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप यह बात नहीं समझ पाए होंगे जो अब मैं कहने जा रहा हूं मेरे दोस्त। अगर मेरे दोस्त, अगर आरएसएस के दिमाग में, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में यह बात चल रही है, यह षड्यंत्र उनके दिलों में पनप रहा है और इसे वो लागू करना चाहते हैं, क्या? 2 नेशन थियरी, हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों को पूरा यहां से भगा देना,
या फिर उनको भगाने के लिए, क्योंकि अब अगर उनको भगाएंगे तो क्या पाकिस्तान उन्हें एक्सेप्ट करेगा? नहीं ना। क्या 20 करोड़ मुसलमान चुपचाप भाग जाएंगे? ये भी नहीं ना। तो इन 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों को बसाने के लिए क्या आरएसएस के मन में भारत के एक और टुकड़े करने की प्लानिंग है? वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग तो वो दूसरों को कहते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि वो क्या चाहते हैं। अगर इतने खतरनाक मंसूबे उनके हैं, अगर इतनी खतरनाक प्लानिंग कर सकते हैं, तो चाहते क्या हैं? आपको इस पर गंभीरता से सोचनी होगी। अगर वो ये चाहते हैं कि भारत के और 2 भाग करके मुसलमानों को अलग कर दिया जाए और बाकी को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, या तो ये है, और या तो ये है कि मुसलमानों को निकाल दिया जाए। तो क्या यह संभव है? दोनों बातें, क्या यह संभव है? क्या देश इसे स्वीकार करेगा? क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस बात को मानेगा? बड़ी गंभीर बात है मेरे दोस्त। देश सचमुच बहुत बड़े खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, पूरा देश ही आज खतरे में आ गया है। यह बात मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, और मैं उनके ही तर्क, उनके ही कामों को आपके सामने रख रहा हूं। जो हुआ है, जो घटनाक्रम, अगर वो चाहते तो जम्मू में, कश्मीर में हो रहे नरसंहार को तत्काल रोक सकते थे, तत्काल रोक सकते थे, बिना एक क्षण गवाए। नहीं रोका। तो कहने का मतलब, अगर इतनी खतरनाक योजनाएं बनाते हैं और इतनी खतरनाक योजनाओं को इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करना चाहते हैं, तो फाइनली उनके दिमाग में क्या चल रहा है? अब मैंने आपको वहां लाकर छोड़ा है मेरे दोस्तों, कि अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर वो आज क्या चाहते हैं? मैंने 2 लाइन जो उनकी हमेशा से रहती है, उन 2 लाइनों को संभावनाओं के रूप में आपके सामने रखा। अगर इन दोनों को लागू करने की कोशिश की गई तो क्या हो सकता है? वैसे भी मैंने कई बार मैं कह चुका हूं मेरे दोस्त कि आरएसएस के ट्रेंड मिलिटेंट, मतलब ट्रेंड सोल्जर नरेंद्र मोदी भारत को वैश्विक रूप में, मतलब कूटनीतिक रूप से दुनिया में काफी कुछ यूक्रेन की राह पर लेकर चल रहे हैं, और बल्कि यह समझ लीजिए कि ले जा चुके हैं। भारत को यूक्रेन की राह पर ले जा चुके हैं मेरे दोस्तों। और इसके लिए मैंने कई बार आपसे लाइव में यह बताया है। क्या, जैसे रसिया से संबंध तोड़ लेना, बात कहते हैं रसिया हमारा दोस्त है तो दोस्त हो जाएगा। रसिया तो अब चीन से हाथ मिला चुका है, रसिया तो अब पाकिस्तान से हाथ मिला चुका है। तो कल इनके कहने से वो अपनी चीन से दोस्ती और पाकिस्तान से दोस्ती तोड़ देगा। अब सवाल एक और है, क्या अगर चीन भारत पर हमला करता है, जो कि फाइनली उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, करेगा। चीन के मुंह में खून लग गया है। चीन को इतना फायदा नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है, पटेल की मूर्ति से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, बिजनेस और इंपोर्ट से लेकर, इतना फायदा अमेरिका और चीन को पहुंचाया है कि जिस दिन अमेरिका और चीन को आंख दिखाने की कोशिश की जाएगी, वो सीधे सीधे हमला कर देंगे। हमारी सेना तैयार है, हम लड़ेंगे, हम कभी नहीं झुकते, हम नहीं झुकेंगे। लेकिन हम इस युद्ध में होगा क्या? आप सोचिए, परमाणु युद्ध होगा, तो क्या परमाणु युद्ध में भारत बचा रहेगा? चीन रहे या न रहे, क्या भारत बचा रहेगा?
नॉर्मल मतलब सामरिक युद्ध होगा, मान लीजिए जो आज यूक्रेन में चल रहा है, हम कितना चाइना को तबाह कर पाएंगे ये सोचने का बाद में, भारत कितना तबाह होगा ये हम सह पाएंगे। और जिस मोड़ पर नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाकर खड़ा किया है, क्या उसके बाद भी हम किसी एक भी झटके को सहने की क्षमता रखते हैं? आप सोचिए। भारत आज जिस मुहाने पर खड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का रुपया, भारत वगैरह वगैरह वगैरह, जिस मुहाने पर भारत आज खड़ा है कि अगर भारत को जरा सी कठिनाई आ जाए तो भारत सह नहीं पाएगा। और आज ही नहीं सह पा रहा है। महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, भूखमरी से भारत पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हुआ पड़ा है। भारत की करोड़ों जनसंख्या, लगभग 40 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या आज पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने की कगार पे खड़ी है, यानी वो गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले हैं, जा रहे हैं। यह जनसंख्या लगभग 40 करोड़ जो कभी राशन कार्ड का राशन नहीं लेती थी, आज लाइन में खड़े होकर राशन ले रही है। यही नरेंद्र मोदी ने देश का विकास किया है, यानी देश को इस मुहाने पर लाकर खड़ा किया है कि हम ना तो लड़ सकते हैं और ना ही लड़ाई बर्दाश्त कर सकते हैं। तेल का भाव ऊपर नीचे हो रहा है, उसके कारण जिस महंगाई में नरेंद्र मोदी ने देश को, जिस दलदल में, महंगाई के दलदल में, गरीबी के दलदल में, बेरोजगारी के दलदल में झोंक दिया है, उससे निकलना मुश्किल है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो क्या भारत संभल पाएगा? जब यूक्रेन जैसा देश विकसित देशों में यूक्रेन का नाम लिया जाता है, हम तो अभी भी आज भी विकासशील हैं, अगर उसको भारी पड़ रहा है ये युद्ध तो हमारा आपका क्या होगा? तो क्या नरेंद्र मोदी की नासमझी, अज्ञानता, उनकी कूटनीति, ये सब भारत पर भारी पड़ने वाला है? इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, भारत खतरे में आ गया है और आपको हिंदू खतरे में बताया जा रहा है। बड़े गंभीरता से इस पर मनन करने की जरूरत है, बड़े गंभीरता से आगे इस पर काम करने की जरूरत है मेरे दोस्त। अगर आपने सोचना शुरू नहीं किया, अगर आपने मनन करना शुरू नहीं किया तो भारत का क्या होगा इसका कोई अनुमान अभी से नहीं लगाया जा सकता। और यह तो अब एकदम से साफ हो गया है कि आरएसएस अपने 1925 में स्थापना के समय से लेकर जो मंसूबे, जो षड्यंत्र उसके दिमाग में था, टू नेशन थियरी, हिंदू और मुसलमानों को एकदम से अलग करना, वो जो उनके दिमाग में चल रहा था वो उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। भारत के विकास या भारत के विनाश से उनका कोई मतलब नहीं है। आपको अगर इतना जानकारी देने के बाद मैंने जो आपको जानकारी दी, क्या आप मानते हैं कि कश्मीर में जो भी हुआ उसके लिए कोई और जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अलावा? अपने तरीके से ढूंढिए, अपने तरीके से सर्च कीजिए, अपने तरीके से रिसर्च कीजिए, अपने तरीके से उसको जानिए मेरे दोस्त। कौन है जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के नरसंहार के लिए, हिंदुओं के पलायन के लिए? वैसे सोशल मीडिया से बहुत सी बातें आपको मिल रही होंगी, वो आप जान भी रहे होंगे, लेकिन मैं पहली बार मेरे दोस्त, मैं पहली बार इस एंगल से अध्ययन किया, पहली बार।
और इसलिए क्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जब यह कहने लगे कि ऐसे सच को बाहर आना चाहिए, ऐसे सच पर फिल्में बननी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, तब मैंने इसका अध्ययन किया। वैसे मैं हमेशा की तरह आज भी और पहले भी हमेशा अनुरोध करता रहा हूं कि देश को जानने की उस सच की भी जरूरत है कि देश के लुटेरे कौन हैं, देश की गुलामी के लिए जिम्मेदार कौन है, देश के लिए कभी भी हथियार ना उठाने वाले अंग्रेजों के साथ खड़े हुए अंग्रेजों के चाटुकार वो लोग कौन हैं। देश को आज गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी की आग में झोंकने वाले बैंकों के लुटेरे कौन हैं? कौन हैं जिनके पास आज अथाह संपत्ति काले धन के रूप में जमा है? यह सच भी देश के सामने आना चाहिए। और जब तक यह सच देश के सामने नहीं आएगा, मेरे दोस्त, सच तो यह है कि जो मैंने कहा कि भारत का सबसे ज्यादा एनपीए किसके पास है? भारत के बैंकों का, गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों का, कमजोरों का, मुफलिसों का, नौकरी पेशा करने वाले लोगों का, जो बैंकों से धन लेकर के ऐश कर रहे हैं वो कौन है? बैंकों से लेकर के भाग गए वो कौन है? बैंकों से लेकर के नहीं दिया वापस बैंकों को हमारा पैसा, आपका पैसा, देश का पैसा, और उसे नरेंद्र मोदी राइट ऑफ कर दिए, वो लोग कौन हैं? वो नाम क्या है? देश को ये बताना चाहिए और देश को जानने का ये हक है और जानना चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि कौन क्या है, देश को किसकी जरूरत है। वरना तो ऐसे ही आपको डरा डरा करके कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ऐसे छोटे मोटे मुद्दे, कभी वो स्कार्फ बांधने वाली बात है, कभी खतना की बात रहेगी, कभी 3 तलाक, कभी कुछ। ये भी हिंदू मुस्लिम, ये जो फाइल है, ये इसके लिए ये कहा जा रहा है कि इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। कैसे आप मानते हो, बताओ, मुसलमान जिम्मेदार हैं? आप अगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या इसके लिए सचमुच मुसलमान जिम्मेदार हैं? मिलिट्री, इतनी बड़ी सेना भारत के पास, जो भारत की दुनिया के किसी भी सेना से टकराने के लिए तैयार बैठी रहती है, वो किस लिए थी? वो क्यों नहीं लगाई गई? सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी थी, सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का ही नेता राज्यपाल था। क्यों? जब इस क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा, षड्यंत्र आपके सामने आईने की तरह साफ हो जाएगा। मैंने अपनी कोशिश की है आपको आईना दिखाने की। आप से अनुरोध है कि आप लोगों को यह आईना दिखाइए, ये बताइए। और जो लोग ये कहते हैं कि ये फिल्म नहीं बननी चाहिए थी, ये फिल्म नहीं आनी चाहिए थी, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। ये फिल्म बननी भी चाहिए थी, ये फिल्म आनी भी चाहिए थी, क्योंकि पूरे देश को शुक्रगुजार होना चाहिए इस बात का कि इस फिल्म ने ही पूरे देश को यह बताया है। फिल्म में भले ही छुपाया है, यही तो ब्लैक एंड व्हाइट है। जो फिल्म में छुपाया गया है वही देश अब जानना चाहता है। हम क्यों जाने? आप क्यों जान रहे हैं? आप क्यों जानना चाहते हैं? ऐसे ही ना, अगर ये फिल्म के जरिए झूठ परोसने की कोशिश ना किए होते तो आप भी सच के पीछे नहीं पड़ते।
तो थैंक्स मतलब धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद फिल्म के निर्माता को, धन्यवाद फिल्म के रिलीज करने वाले को, और शायद रिलीज हो जाती तो चुपचाप निकल भी जाती, पता नहीं, वैसे भी हम जैसे लोग फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन इसे मुद्दा बनाने को जिन्होंने इसे मुद्दा बनाया, कंट्रोवर्शियल बनाया, जिन्होंने इसे, यानी नरेंद्र मोदी के आईटी सेल को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे मुद्दा बना दिया। फिर तो देश को जानने का हक हो गया, देश को जानने की जरूरत हो गई। मैं कहूं ना कहूं मेरे दोस्त, पूरे देश के हाथ में एक मोबाइल है और उस मोबाइल में सारी दुनिया है। हर आदमी अब ढूंढ लेगा, खोज लेगा। हर आदमी बस यही सुनकर चुप नहीं रह जाएगा जो फिल्म में दिखाया गया है, उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करेगा। और यही उसका प्लस पॉइंट है हमारे और आप जैसे राष्ट्रवादियों के लिए। उनके लिए नहीं, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो जहर बो दिया, लेकिन उस जहर से जो फायदा हुआ है, देश को जानने का हक मिला है, जानने की उत्सुकता बढ़ी है। हर आदमी, अभी आपको एक उदाहरण देता हूं, आप गूगल पे जाइए, इस मुद्दे से जुड़ा एक अक्षर टाइप कीजिए, आपको पूरी लाइन लिखी हुई आ जाएगी। उस समय राज्यपाल कौन थे, उसके पहले राज्यपाल कौन थे, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय मतलब सारी जानकारी, यानी इट्स अ मैक्सिमम हिट किया जा रहा है ये कीवर्ड, तब तो टॉप ट्रेंड कर रहा है। यानी जैसे ही आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे सारी चीज आपके सामने आए, यानी सब लोग अब इसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैंने जगमोहन जी का नाम लिखा, बस जगमोहन लिखा बस गूगल पे, सारी इतिहास बाहर आ गया। पहले नहीं आता, क्योंकि वो हिट किया जा रहा है, वो लोग ढूंढ रहे हैं, उसको लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए तो हमें और आपको, नरेंद्र मोदी को, मोदी के आईटी सेल को और इस फिल्मकार को धन्यवाद देना चाहिए। इसका पॉजिटिव पक्ष यही है मेरे दोस्त कि देश आज जान चुका है कि कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ, उसके पीछे आरएसएस का षड्यंत्र था। मात्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आरएसएस ने ही वो सारे जाल बुने थे, क्योंकि आरएसएस सत्ता में थी। इनडायरेक्टली आरएसएस का पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, और एक अंधा भी कह सकता है मेरे दोस्त कि चाहती तो एक बटन से रोक सकती थी, एक फोन से रोक सकती थी, एक निर्णय से रोक सकती थी, एक सेकंड में रोक सकती थी। अगर नहीं रोकी तो उसने दूरगामी फायदा उठाने के लिए हिंदुओं का बलिदान दिया, हिंदुओं का कत्ल करवाया। जैसे उसी ग्रुप के ट्रेंड नरेंद्र मोदी ने गोधरा में किया, पुलवामा में किया, उरी में किया और कई जगह, गलवान घाटी में किया। सब देख, गलवान घाटी के बाद भी 6 महीने के बाद चुनाव हुआ था, तो गलवान घाटी में वो स्पेशली बिहार रेजिमेंट वहां थी। ये सारे चीजें एक साथ कैसे हो जाती है मेरे दोस्त, और उसका फायदा भी उनको मिलता है। चलिए मेरे दोस्त, आज जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो मैं पहुंचा चुका हूं, और मैं समझता हूं कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो मैं और कुछ मिनट्स आपके साथ रहूंगा। आप अपने सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं बहुत 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 आपका आभारी हूं। और आपके कारण, मतलब आपके कारण ही तो हम आपके बीच आते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं, और
आप तक अपनी बातें, अपने विचार पहुंचाते हैं। पवन पॉल एक हैं, इस्लाम के नाम पर 2 टुकड़े पहले ही ले लिए हैं। अरे पवन पॉल जी, आरएसएस से पूछिए, मुझसे क्यों कह रहे हैं? ये मंसूबा आपके आरएसएस का है, ये मेरा, मैं तो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसे मंसूबे कोई पालता है तो बहुत गलत है, वही तो चेतावनी दे रहा हूं। लेकिन यह मंसूबा आरएसएस का है, और आरएसएस का मंसूबा आज का नहीं है, यह मंसूबा उसका तब का है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। 1925 से आरएसएस को आप अध्ययन कीजिए। जानू साहब जी कहते हैं, बाबा जी हम आपके से सहमत हैं। और बीके दीवान जी कहते हैं, लोकतंत्र टीवी को धन्यवाद जो आपने सच को वायरल किया, धन्यवाद बंधु। और भी सजाद जी कहते हैं यू आर राइट, धन्यवाद बंधु। और भी बहुत से लोग, बाबा जी आपको खतरा हो सकता है, मनोहर जी कहते हैं खतरा तो बाबा अभी क्या, अब बाबा के जीवन में बचा क्या है मेरे दोस्त? इस देश के प्रति अगर मुझे ये जेल तो पहुंचा ही दिए हैं, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने कौन सा गुनाह किया था, किसकी रोटी काटी थी, किसका खेत काटा था? तो जान से मार देंगे, यही करेंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। एक 8वीं फेल अनपढ़ गवार से, धन्यवाद बंधु। तो आप सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को रखा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। गौरजी श्रीवास्तवा कहते हैं आरएसएस के बारे में क्या जानते हो बाबा जी? मैं आरएसएस के बारे में कुछ नहीं जानता मेरे दोस्त। मैंने तो कहा कि वो इस फिल्म के आने से पहले 2002 से ही भारतीय जनता पार्टी का आकलन किया करता था उनके खतरनाक मंसूबों का। लेकिन इस फिल्म के आने के बाद से 2002 के पहले पीछे मुझे जाना पड़ा अध्ययन करने के लिए कि आखिर ये साजिश किसकी थी। और एक शब्द में अगर कहा जाए, अगर मैं आपने पूछा है तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर में जो नरसंहार हुआ उसे रोका जा सकता था? पहला सवाल, मेरा सवाल यही है, क्या उसे रोका जा सकता था? आप कहेंगे हां। तो उसे रोक कौन सकता था? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कौन रोक सकता था? वही लोग रोक सकते थे ना। तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी, क्यों नहीं रोकी? भारतीय जनता पार्टी का वहां राज्यपाल था, क्यों नहीं रोका? सेना को क्यों नहीं लगाया? सेना को लगाने के लिए अल्टीमेटम दे सकते थे आप। अगर आपको बस एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा सवाल, मतलब एक बहुत छोटा सा, छोटी सी घटना बहुत बड़े सवाल का जवाब बन गया है। जैसे अगर मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से पूछूं, आप पूछो कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या थी? आप इंतजार क्यों करते रहे कि आडवाणी रथ लेकर निकलेंगे, जब अरेस्ट होंगे तब हम सरकार गिराएंगे? आपने उसी समय सरकार क्यों नहीं गिराई? आपने उसी समय सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो आपके साथ सत्ता में चल रहे थे। खैर, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, आप भी जानते हैं कि वही मुफ्ती मोहम्मद, जिनकी बेटी के साथ मिलकर के इन्होंने जम्मू कश्मीर में सालों सरकार भी चलाई थी, यही भारतीय जनता पार्टी। आप, अगर मैं पूछूं आप आरएसएस को कितना जानते हैं, तो आपसे मैं पूछूं कि आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को आप कितना जानते हैं, तो आप बताइए। सर, मैं 20 साल आरएसएस में रहा हूं और मुझे अच्छे से पता है कि वह लोग किस तरह से अपने फायदे के लिए देश को बर्बाद करते हैं। देखिए, बहुत से लोग
बहुत सी लोगों की आंखें खुल रही हैं। और मैं जाते जाते एक सवाल करता हूं आपसे। आप अपने दिल पर ऐसे हाथ रख लीजिए और अपने दिल से पूछिए कि क्या उस समय कश्मीर में जो नरसंहार हुआ उसे रोका जा सकता था, हां या ना? अगर हां में मिले तो फिर दूसरा सवाल पूछना कि कौन रोक सकता था? भारतीय जनता पार्टी और उस समय की सरकार मानी बीपी सिंह। क्यों नहीं रोका? उसका उत्तर यही है कि उन्हें मुद्दा चाहिए, लाशों से मुद्दा, लाशों से पाट करके मुद्दा। और ये इनका सगल है। ऐसे बहुत से, मैंने कहा पुलवामा एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि पुलवामा की घटना सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव था और उस चुनाव को जीतना नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी था। ऐसे बहुत से सवाल। कांग्रेसी ही है इस मानवीय कृत्य की जिम्मेदार। फारूक अब्दुल्ला ने 18 दिसंबर को इस्तीफा दिया और 19 दिसंबर को दूसरे दिन हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। अब आप एक बात बताइए, अगर किसी प्रदेश में किसी की सरकार है वो पावरफुल है या केंद्र में सरकार है वो पावरफुल है? केंद्र की भूमिका क्या है? राज्य की सरकार की भूमिका कितनी होती है और केंद्र की भूमिका? यह तो राष्ट्रीय मसला था ना, इसको रोकने का काम तो केंद्र का था। फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, इस्तीफा दिया, क्या किया वो बाढ़ में जाए, उसका क्या मतलब है? सर 20 साल में आरएसएस में। धन्यवाद बंधु, आपने ये बताया। आपका रोहित पंडित, धन्यवाद। हिंदुओं को डरा हुआ वोटर बनाया जा रहा है और देश को गृह युद्ध में धकेला जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देश युद्ध और गृह युद्ध दोनों तरफ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ देश को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मामलों की विफलता के कारण देश युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और राष्ट्रीय मसलों के इस तरह के मुद्दों को में पलीता लगाने का मतलब देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। कहने का मतलब देश को अगर किसी से खतरा है तो आप खुद सोच लीजिए किससे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।